पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से सर्वनाम कौन सा। देखिए अगर हिमालय की बात करते हैं तो क्या है, ये एक संज्ञा है, आपको मालूम होना चाहिए। मनुष्य भी एक संज्ञा है और सभा भी एक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर यह शब्द साथियों जो है ये क्या है, ये एक सर्वनाम है, इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल कह रहे कि इसमें से विशेषण क्या है। जैसे कि मान लीजिए साथियों मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा साथियों गोरा आदमी, मैंने क्या लिखा, गोरा आदमी। अब गोरे की विशेषता बताइए साथियों, सॉरी आदमी की विशेषता बताई है इस गोरे शब्द ने, है ना, बताई है ना। तो साथियों यहां पर वही आपको बताना है कुल मिला के क्या आपका सही जवाब हो सकता है, कौन सा विशेषण शब्द है। तो उसी प्रकार बात करें लंबाई आदमी, तो ये साथियों लंबाई आदमी के साथ जच नहीं रहा है, बुढ़ापा आदमी ये भी नहीं जच रहा है, समक्ष आदमी ये भी नहीं जच रहा है, शांत आदमी ये जच रहा है। यानी कि ये आदमी की साथियों विशेषता तो बता रहे कि भाई आदमी कैसा है, शांत आदमी है, तो ये एक विशेषण शब्द हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, ये बी गलत लिखा था साथियों। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, मैं जो आपको बता रहा है साथियों वो आपका सही होगा, आप लोग इधर उधर की चीजें ना देखिए। कह रहे कि सीता सो रही थी, इस वाक्य का काल क्या है ये आपको साथियों बताना है। सीता सो रही थी, है ना, अभी भी वो सो रही है, यानी कि काम जो है ना साथियों वो पूरा नहीं हुआ, यानी कि अपूर्ण भूतकाल का साथियों ये आपका क्या हो जाएगा, ये उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रही है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए जिस किसी शब्द के साथ कैसी आ जाए वो आपका स्त्रीलिंग होगा, जिसके साथ कैसा आ जाए वो आपका पुल्लिंग होता है। तो आशा कैसी है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आज्ञा कैसी है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। गरिमा कैसी है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। सागर कैसा है, ये आपका एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आम खाया जाता है, इसमें वाच्य आपसे पूछा जा रहा है साथियों कौन सा है, तो इसमें आपका कर्म वाच्य है। क्या है साथियों, इसमें कर्म वाच्य है, आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से अव्यय है, इसमें से साथियों आपको बताने कि अव्यय कौन सा है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, और, तथा, किंतु, परंतु, ये सारे शब्द जो होते हैं ना साथियों ये अव्यय की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि तथा शब्द आपका अव्यय हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अली, और अली का अर्थ आपको साथियों यहां पर बताना है। तो एक अली का मतलब क्या होता है और एक अली का मतलब क्या होता है। देखिए इस वाली अली का मतलब क्या होता है, सखी होता है। इस वाली अली का मतलब क्या होता है, सखी होता है। और इस वाली अली का मतलब क्या होता है साथियों, भौरा होता है। तो भौरा और सखी कहां पर लिखा हुआ है, भौरा और सखी ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यानी कि यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए तत्सम शब्द आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो अगर बात करें देखिए ये तीनों ऊपर वाले जो शब्द है ना साथियों ये तद्भव शब्द है ना, ये तद्भव शब्द है, लेकिन ग्राहक शब्द की अगर बात करते हैं तो ये आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अब आपको बताना है कौन सा है। तो यहां पर अब अगर बात करें नीचे वाले सारे शब्द जो होंगे वो सातों तत्सम हो जाएंगे और ऊपर वाला शब्द जो है ये आपका तद्भव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि सातों इसमें से कौन सी है, बताइए। चलिए देखिए दंत ध्वनियों की अगर बात करें तो ता, था, दा, धा, ना, ये दंत ध्वनियां हैं। और इसके अलावा साथियों सा, रा, ला, यानी कि सरल ये शब्द बन जाएगा। तो सा, रा, ला ये भी आपके साथियों दंत ध्वनियों के अंतर्गत आती है। तो मैंने क्या खा बोला, नहीं। मैंने चा बोला, नहीं। मैंने ला बोला। कहां पर ला बोला, ये देखिए मैंने ला बोला। तो ये आपके साथियों एक दंत ध्वनि हो जाएगा और यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 10 सवाल साथियों आप लोगों ने देखे जैसे आपके एग्जाम में हिंदी के सवाल आएंगे। अब हम लोग यहाँ पर जीके जीएस, विज्ञान के, करंट अफेयर के, बिहार जीके के, उसके बाद साथियों मैथ के और इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे। तो फटाफट आप सभी इन सवालों को देख लीजिए, ये सुपर फास्ट क्लास है, बहुत तेजी के साथ साथियों सवालों को हम लोग देखेंगे। कह रहे कि जल्लीकट्टू क्या है, तो ये एक टैग खेल है, सांड को वश में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है। बिल्कुल सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए कह रहे कि लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है। तो लावड़ी ये कहाँ का लोक संगीत है, मैं कहूंगा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए कह रहे कि रऊफ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो अगर बात करते हैं रऊफ पता कहां पर किया जाता है, जम्मू कश्मीर में किया जाता है सातों। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए करके कार्बेट टाइगर रिजर्व ये कौन से भारत के राज्य में है। कार्बेट टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो ये तो उत्तराखंड में, कहां पर है सातों, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व ये उत्तराखंड में है। अगला सवाल देखिए करके भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है, ये किस राज्य में है। तो ये साथियों पता कहां पर, ये ओडिशा में है। कहां पर है, ये ओडिशा में है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है करके आयरलैंड की राजधानी क्या है। तो आयरलैंड की राजधानी साथियों डबलिन है, राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए करके कनाडा की राजधानी कौन सी है। तो कनाडा की राजधानी वेलिंगटन, कैनबरा, ओस्लो, ओटावा, मैं कहूंगा साथियों ओटावा है, यानी कि कनाडा की राजधानी आपकी हो गई ओटावा। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपसे पूछा जा रहा है, तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, नीम नहीं, पीपल नहीं साथियों, बरगद जो है ना ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, इसलिए सही जवाब आपका सी हो जाता है। अगला सवाल करके भारतीय विज्ञान संस्थान ये कहां पर है, बताइए। तो भारतीय विज्ञान संस्थान अगर आपके एग्जाम में पूछी जाए तो बेंगलुरु आपको बता देना है, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर है साथियों, बेंगलुरु में है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है, बताइए। तो नासिक की अगर बात करें ये तो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। नासिक शहर जो है ना ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है।
उसके बाद देखिए करके गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर है, तो गंगा नदी के तट पर साथियों कानपुर है। क्या गंगा नदी के तट पर कानपुर है, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए करके बेंगलुरु शहर को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों देखिए बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, यानी कि आपके सवाल का जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। करके भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है, तो भैया धनबाद को कहते हैं, जमशेदपुर को कहते हैं, पीथमपुर को कहते हैं, या साथियों मैसूर को कहते हैं। मैं कहूंगा जमशेदपुर को ही साथियों भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पर स्थित है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि नेपाल में स्थित है साथियों माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे एफिल टावर कहाँ पर स्थित है, तो एफिल टावर साथियों पेरिस में स्थित है। और पेरिस किस देश की राजधानी है ना, किस देश की राजधानी है, जरा मुझे कमेंट में बताइए पेरिस किस देश की राजधानी है। कह रहे भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस जो मनाया जाता है ये किस दिन मनाया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला देखिए साथियों, ये यहाँ पर गलत है साथियों, सी नहीं होगा है ना, 26 नवंबर ही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित वैसे किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष खेल दिवस की जब हम साथियों बात करते हैं 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे कि कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित हैं, तो मैं कहूंगा साथियों जो जातक कथाएं है ना, जातक कथाएं ये साथियों अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्ति कला से संबंधित है ना। चलिए अच्छा फिर यहाँ पर गलत हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं साथियों, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना, जातक कथाएं आंसर होगा, हितोपदेश कथाएं टाइपिस्ट ने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं साथियों। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करके प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है, मैं हूं ना, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेघदूत के लेखक कौन है साथियों, कालिदास है। कालिदास आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। करके किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद क्या की थी साथियों, अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। भाई हर इंसान साथियों दिल्ली अपनी राजधानी लेना चाहता है, लेकिन ये दिल्ली से दौलताबाद ले गया, यानी कि ये कौन होगा, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। रक्त पिपासु कहा जाता है साथियों, पागल भी कहा जाता है कहीं कहीं पर। उसके बाद देखिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था, तो क्या जवाब होगा साथियों, कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था, तो वो साथियों अमीर खुसरो थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो साथियों उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे, ये आपको याद रखना है। ये सवाल साथियों रिपीट होता है, कई बार मैंने देखा है। उसके बाद देखिए कह रहे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, तो बिहार से में खान बहादुर खान ने किया था, नहीं साथियों कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार से जो नेतृत्व किया गया था 1857 की क्रांति का, वो किसके द्वारा किया गया था साथियों, कुंवर सिंह जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए करके संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है बताइए, मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना ये आवश्यक है, बिल्कुल। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, बिल्कुल। संसाधनों का विकास करना साथियों, बिल्कुल, यानी कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किसका है पता साथियों, फिशर का, सावर का नहीं साथियों, जिम्मरमैन का ये कथन है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए करके समय की एसआई इकाई क्या है, देखिए आपको पता है कि आपके एग्जाम में विज्ञान के कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 में से साथियों पूरे के पूरे 30 सवाल आपके विज्ञान के आएंगे। तो क्या आप अपने विज्ञान को मजबूत नहीं करना चाहते, आपको बिल्कुल करना चाहिए साथियों मजबूत। चलिए तो विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। समय की एसआई इकाई आपसे पूछी जा रही है, तो समय की एसआई इकाई साथियों घंटा होती है। उसके बाद देखिए कह रहे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की इकाई क्या होती है बताइए, तो क्या होती है साथियों, एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कह रहे अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो पता साथियों किसका उपयोग किया जाता है, पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहे भारी पानी की खोज किसने की बताइए, तो भारी पानी की साथियों खोज किसके द्वारा की गई, जॉर्ज यूरे के द्वारा ही भारी पानी की खोज की गई, आपको याद रखना है। अगला सवाल कह रहे डायनेमो की खोज किसके द्वारा की गई, तो डायनेमो की खोज साथियों माइकल फैराडे के द्वारा की गई, डायनेमो की खोज माइकल फैराडे के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है, तो इस सवाल का राइट आंसर आपका पता क्या होगा साथियों, हीमोग्लोबिन आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि रक्त का जो हीमोग्लोबिन जो है ना, ये शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक दाता रक्त समूह किसे कहा जाता है, सर्वाधिक दाता रक्त समूह मतलब जो सभी ब्लड ग्रुप्स को ब्लड दे सके उसको क्या कहा जाएगा, उसको साथ वो ब्लड ग्रुप ओ होता है। जो ज्यादा
है ना, ज्यादा ब्लड ग्रुप्स को रक्त अपना प्रदान कर सकता है, दे सकता है, तो ओ आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर। उसके बाद देखिए मानव शरीर के रक्त संचरण की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इनका नाम विलियम हार्वे था। और मानव शरीर के रक्त संचरण की खोज साथियों इन्होंने ही की थी, विलियम हार्वे नहीं की थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है। तो हरित शैवाल पता साथियों किसे कहा जाता है, क्लोरोफाइसी को ही हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है। हरित शैवाल कहा जाता है किसे, क्लोरोफाइसी को। साथियों जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे तैयार कर लीजिए साथियों, सभी के सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अति महत्वपूर्ण सवाल। कह रहे कि दांतों की सड़न किसकी वजह से होती है, क्या वायरस की वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से, कवक या प्रोटोजोआ की वजह से होती है। मैं कहूंगा बैक्टीरिया की वजह से ही दांतों की सड़न होती है। उसके बाद देखिए जीएसटी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। भारत ने कनाडा की दोहरी जीएसटी की संरचना को चुना, ये बात भी बिल्कुल सही है। जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। फ्रांस जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो गलत ये वाली बात है और ये वाली बात गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये आपसे पूछा गया था। उसके बाद देखिए भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम किस वर्ष प्रवर्तित किया गया, तो पता साथियों कब किया गया, 1963 में किया गया। कब, 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियमित किया गया था। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा जीएसटी रेट स्लैब नहीं है, तो भारत में साथियों 5% है, 18% है, 28% है, लेकिन 10% नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था, तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था साथियों, फ्रांस था जीएसटी लागू करने वाला पहला देश। उसके बाद देखिए जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं साथियों, केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे चेलैया समिति का संबंध किससे है बताइए, तो चेलैया समिति की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से है, बैंकिंग प्रणाली में सुधार से है, आयात निर्यात नीति से है। मैं कहूंगा चेलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड किस शहर में स्थित है बताइए, तो ये सेबी का मुख्यालय की अगर बात करें ये कहाँ पर स्थित है, ये मुंबई में स्थित है। ये बात आपको साथियों याद रखना है, आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे कि मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है, मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य में कमी को कहते हैं अवमूल्यन, या मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को कहते हैं, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। तो मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को साथियों कहा जाता है मुद्रा का अवमूल्यन, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए करके सेबी की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 12 अप्रैल को की गई, बिल्कुल सही साथियों, यानी कि 12 अप्रैल, तो सन आपसे पूछी जा रही है, 12 अप्रैल को तो की गई, को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में की गई बिल्कुल, लेकिन 1988 में की गई, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो 1988 आपका आ जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक रही, इस योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे, तो उनका नाम क्या था, के.एन. राज इनका नाम था। और मसौदा इन्हों ये भी मतलब इनका भी कंट्रीब्यूशन था साथियों, और ये एक अर्थशास्त्री थे के.एन. राज। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार कहाँ से लिया गया था, कहाँ से लिया गया था साथियों, बॉम्बे प्लान से लिया गया था, बिल्कुल सही साथियों, बॉम्बे प्लान से लिया गया था, यानी कि स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार बॉम्बे प्लान से लिया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को। अब थोड़े बिहार जीके के भी तो सवाल देख लें हम लोग, क्योंकि बिहार जीके बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में ना आए तो बिल्कुल आएगी साथियों, पूरे 100 में से 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे साथियों। कितने सवाल, 100 में से साथियों पूरे 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे बिहार जीके के। चलिए तो देख लीजिए, करके स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जाता है, तो किसको जाता है, फूलन प्रसाद वर्मा को और जयप्रकाश नारायण को जाता है। पहला पढ़ा, पहला आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार में गंगा नदी पर बना विक्रमशिला सेतु किन दो शहरों को जोड़ता है, तो किनको जोड़ता है साथियों, भागलपुर और नवगछिया को जोड़ता है, बिल्कुल साथियों भागलपुर और नवगछिया को ही जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो पता साथियों कब हुआ था, देखिए 1905 में, 1912 में, 36 में, 46 में, मैं कहूंगा 1912 में। यानी कि एक सवाल फिर से पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब प्राप्त हुआ था, 1912 में प्राप्त हुआ था, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कह रहे कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, तो बिहार किसान सभा से साथियों कौन जुड़ा था, मैं कहूंगा स्वामी सहजानंद ही बिहार किसान सभा से जुड़े थे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगला सवाल देखिए कह रहे कि चीनी यात्री हेनस्वांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो हेनस्वांग ने साथियों पता कहाँ अध्ययन किया था, तक्षशिला में नहीं,
मगध में नहीं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में नहीं साथियों, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। किसने? हेनसोंग ने। जो चीनी यात्री था इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ये बात आपको याद रखना है। अगला देखिए, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किरायादारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो कब किया गया था साथियों? 1885 में किया गया था। बिल्कुल सही बात, 1885 में किया गया था। एक बार और आप लोग पढ़ लेंगे इस सवाल को। अगला देखिए, कहने के सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व साथियों राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था। राहुल सांकृत्यायन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो मैं कह सकता हूं साथियों बिहार आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि किस स्थान पर? तो बिहार पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी साथियों बताइए? क्या राजगृह में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, गया में हुई थी, या वैशाली में हुई थी? मैं कहूँगा राजगीर में हुई थी, राजगृह में हुई थी। भगवान बुद्ध के जो महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, यह राजगीर यानी कि राजगृह में ही हुई थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमलों का पहला विवरण प्राप्त हुआ, तो कहाँ से साथियों प्राप्त हुआ? तारीख हिंद से, तबकात नासिरी से। बिल्कुल सही साथियों, ये सवाल अगर पूछा जाए कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो प्राप्त हुआ वो तबकात नासिरी से ही साथियों प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त साथियों नियुक्त किया गया? देखिए आपके एग्जाम में करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चन साथियों आपके करंट अफेयर के पूछे जाएंगे? पूरे के पूरे साथियों 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब साथियों लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के। इनको देख लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों यहीं से लगभग सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए इन सवालों को। यानी कि भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? तो मैं कहूंगा ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए कह रहे कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गर्जियन आयोजित किया जाएगा? तो भारत और जापान के बीच किया जाएगा साथियों धर्म गर्जियन का आयोजन। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस टेनिस खिलाड़ी को 3 महीने के लिए निलंबित किया गया है? तो उनका क्या नाम है साथियों? जैनिक सिनर उनका नाम है, और जैनिक सिनर को ही, ये टेनिस खिलाड़ी है जैनिक सिनर, इनको 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। कह रहे कि जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक राज्य साथियों शीर्ष पर रहा है स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में। उसके बाद देखिए हाल ही में प्रतुल मुखोपाध्याय का निधन हुआ है, वो कौन थे? क्या वो गायक थे, लेखक थे, पत्रकार थे? तो वो साथियों कौन थे? वो एक गायक थे, प्रतुल मुखोपाध्याय इनका नाम, और ये गायक थे। प्रसिद्ध बंगाली गायक और गीतकार प्रतुल मुखोपाध्याय का 82 वर्ष की आयु में आग्नेयाशय संबंधी रोगों और आयु से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण निधन हो गया है। उसके बाद देखिए हाल ही में किस एम्स ने उन्नत रोगी देखभाल के लिए रोबोटिक सर्जरी शुरू की है? तो मैं कहूँगा दिल्ली की बात चल रही है, दिल्ली एम्स यहाँ पर लिखा होना चाहिए साथियों, है ना? है ना? दिल्ली एम्स यहाँ पर लिखा होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए चलिए हाल ही में कहाँ फ्लावर शो का आयोजन किया जाएगा? तो साथियों कहाँ पर किया जाएगा? नोएडा में किया जाएगा। नोएडा आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अच्छा यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कह रहे कि नोएडा के शिवलिक पार्क में 20 से 23 फरवरी तक फ्लावर शो का आयोजन होने जा रहा है। इस बार की थीम डिमोर फोटिंग होगी। यहाँ करीब फूलों की 100 प्रजातियों को रखा जाएगा। इस प्रदर्शनी में 10 से ज़्यादा स्टेट के राजकीय पुष्प भी शामिल किए जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, करके प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो किस मंत्रालय द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है? ये क्या भाई, नील गाय को मारने की अनुमति दी है साथियों? हरियाणा सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, करके विश्व यात्रा एवं पर्यटन महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा साथियों, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए जर्मनी के म्यूनिक में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो किसने किया है साथियों? नित्यानंद राय ने किया है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया है? तो किसकी बात चल रही है? यूक्रेन की बात चल रही है, यानी कि यूक्रेन देश के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया है। उसके बाद देखिए किसने इंडोर पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने साथियों रिकॉर्ड बनाया है? गुलवीर सिंह के द्वारा यह रिकॉर्ड बनाया गया है। इंडोर पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड गुलवीर सिंह ने ही बनाया है।
गुलवीर सिंह ने बोस्टन में डेविड हेमरी मीट में इंडोर पुरुषों की 3000 मीटर दौड़ में 17 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। 7 मिनट 38 सेकंड का समय लेकर, है ना, इन्होंने गुलवीर सिंह ने केवल रजत पदक जीता है, बल्कि सुरेंद्र सिंह के द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को भी 11 सेकंड से पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे कि किस आईआईटी ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है। तो आईआईटी कानपुर साथियों आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, अब आपके सामने मैथ के पूरे 10 सवाल आएंगे। इन 10 सवालों में से साथियों कितने सवाल आप बिल्कुल सही कर पाते, ये आप लोग जरूर एक बार कोशिश कीजिएगा। तो पहला सवाल मैथ का है, कह रहे कि 24 रुपए प्रति मीटर की दर से एक आयताकार मैदान, अच्छा एक आयताकार मैदान है, ये हमने बना लिया एक आयताकार मैदान। कह रहे कि इस मैदान के चारों ओर बाढ़ लगाना, क्या लगाना है, इस मैदान के चारों ओर बाढ़ लगाना। बाढ़ लगाने का जो खर्चा आता है ना, वो कितना आता है साथियों, वो 1920 रुपए आता है। कह रहे कि अगर इसकी लंबाई 23 मीटर है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 23 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, इसकी चौड़ाई साथियों यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है ना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है, जैसे कि मान लीजिए 24 रुपए प्रति मीटर की, यानी कि 1 मीटर का खर्चा जो है वो कितना है साथियों, 24 रुपए है। एक आयताकार मैदान के चारों ओर बाढ़ लगाने की लागत क्या है साथियों, 1920 है। तो मैं कहूंगा ये 1920 ये परिमाप होगा, क्या होगा साथियों, परिमाप होगा। और आप सभी को पता है कि परिमाप बराबर क्या होता है, टू ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या साथियों, लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1920 पता कैसे बना, जब 24 रुपए मीटर की यहाँ पर से आती है ना 24, तो 24 रुपए से इसको साथियों हम गुणा भी करेंगे, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लंबाई आपको दे रखी है ना, कितनी है साथियों, 23 है, तो 2 और यहाँ पर 23 आ जाएगा, यानी कि चौड़ाई अब आपको यहाँ से बताना है ना। और यहाँ पर 24 आ जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1920 हो जाएगा। 24 की 2 से गुणा होगी, 48 आ जाएगा। और इस चौड़ाई को हम x मान ले, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 48 हो जाएगा 24 गुना, ये 48 1920 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या 12 से कटेगा, देखिए जरा 12 से अगर कट करे साथियों, 12 एकम 12 हो जाएगा। और ये हाँ हो जाएगा, 12 एकम 12 हो गया, 7 चला गया, इधर हो गया 7 72, 12 50, 12 छंग 72 हो गया, और 12 चौक 48 होगा, 4 से कटेगा 40 आ जाएगा। तो कुल मिला के x बराबर क्या आ जाएगा, 40, और ये माइनस का इधर 23 आ जाएगा, यानी कि x बराबर आपका साथियों कितना बचेगा, आपका यहाँ पर 17 बचेगा। तो मैं कहूँगा चौड़ाई कितनी हो जाएगी साथियों, 17 मीटर की आपकी चौड़ाई हो जाएगी, जो कहाँ पर लिखी हुई है, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि यदि 15 शीट्स वाली एक पुस्तक की 100 प्रतियां बनाने के लिए 26 रिम कागज की आवश्यकता होती है, तो 13 शीट्स वाली पुस्तक की 750 प्रतियां बनाने के लिए कितने रिम कागज की आवश्यकता होगी, है ना। ये बहुत शानदार सवाल है। देखिए 26 रिम कागज कितने बनाए जा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कितने रिम कागज, और यहां पर दे रखे 26 रिम कागज, है ना। तो मैं कहूंगा साथियों 26 रिम कागज बनाने के लिए 15, है ना, 15 शीट्स वाली एक पुस्तक की 100 प्रतियां बनाने के लिए 26 रिम कागज की आवश्यकता पड़ती है। तो 26 रिम कागज की आवश्यकता पड़ती है जब साथियों 15 शीट्स वाली 100 प्रतियां बनाई जाती हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर साथियों क्या, कितने रिम की कागज आवश्यकता पड़ेगी, मैं कहूंगा इतने x रिम कागज की आवश्यकता पड़ेगी जब 13 शीट्स वाली पुस्तक 750 प्रतियां बनाई जाएंगी। तो कुल मिला के इसको आपको कैलकुलेट कर देना, इसमें से x का आपको मान निकाल देना, आपका आंसर साथियों आ जाएगा बहुत आराम से, है ना। चलिए इसको अब आप क्या करिए, एक बार यहाँ पर कैलकुलेट कर डालिए। चलिए देखिए जो जो कट रहा है साथियों वो काट लेते हैं, यहाँ पर 2 से करेंगे 50 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 13 आ जाएगा, है ना। अब अगर बात करें इस 13 गुणा 750 की, इससे गुणा हो जाएगी 13 गुणा 13 गुणा 750, और नीचे आपका क्या रहेगा, 15 गुणा साथियों 50 रहेगा। अच्छा इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट होगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इस 15 से ये पूरा 15 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 13 गुणा 13 कितना होता है साथियों, 169 होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 13 शीट्स वाली पुस्तक की 750 प्रतियां बनाने के लिए 169 रिम कागज की आवश्यकता होगी, और 169 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, वो तो 165 है। दिए गए आंकड़ों के माध्य और क्या साथियों, दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का योग आपको बताना है। माध्य और माध्यिका के योग की अगर बात करें साथियों, तो इसको निकालना बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 संख्या है, तो हम 8 क्या मानेंगे, n बराबर 8 मानेंगे। सबसे पहले साथियों हम क्या निकालते हैं, माध्यिका इसकी निकाल लेते हैं, है ना। माध्यिका की अगर हम बात करें तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, आपको एग्जामिनर कोई भी नंबर दे देगा इस टाइप से, 8 दे देगा, 10 दे देगा, 12, और कहेगा इसकी माध्यिका निकाली। तो माध्यिका का सूत्र आप लोग याद रखेंगे, n/2 वे पद का मान, है ना, n/2 वे पद का मान प्लस n + 2 + 1 वे पद का मान,
ठीक है ना, और बटे में आपको क्या रख देना है साथियों, आपको 2 रख देना है। अब देखिए n बराबर मैंने आपको क्या बताया था 8, तो 8/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो एक तो आपको 4वें पद का मान बताना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/2 यानी कि 4 + 1 यानी कि 5वें पद का मान आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा साथियों 2 आ जाएगा। तो चौथे पद का मान प्लस 5वें पद का मान आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन उससे पहले साथियों इन संख्याओं को हमें आरोही क्रम में लिखना होगा, है ना, इन संख्याओं को हमें आरोही क्रम में लिखना होगा। देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, मैं कहूँगा साथियों 10 है, उसके बाद क्या है साथियों 12 है, उसके बाद 14 है, और साथियों फिर 16 है, फिर 18 है, और फिर साथियों फिर 20 है, 20 के बाद क्या है 26, और फिर 28 है। तो चौथे पद का मान 1 2 3 4 यानी कि 4, चौथे पद का मान 16 और 5वें पद का मान 18 है, और बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इनको जोड़िए जरा, है ना, 14 यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपका 34 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 17 यहाँ पर साथियों क्या होगा 17 आपका आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर बात करें माध्यिका जो निकलेगी साथियों वो 17 निकलेगी। अब माध्य कैसे निकालेंगे, अब माध्य निकालेंगे, इन सब संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। माध्य मतलब क्या होता है साथियों, औसत ही तो होता है। इन संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए, है ना, और कितनी संख्या देखिए तरह 8 संख्या है तो 8 से भाग कर दीजिए, माध्य निकाल जाएगा, क्या दिक्कत है। देखिए अगर इनको जोड़ने पर आए साथियों तो मैं इसको जोड़ लेता हूं, है ना, इसको जब आप जोड़ेंगे तो 144 आ जाएगा, 144 आएगा, इसको 8 से भाग कर दीजिए, 8 एकम 8, और कितना निकलेगा साथियों 6 आ जाएगा, 8 8 64, यानी कि जो माध्य निकलेगा साथियों वो माध्य कितना निकलेगा 18 निकलेगा। तो कह रहे कि अच्छा इनका योग बताना है, यानी कि माध्यिका और माध्य का योग बताना है, तो कितना हो जाएगा, ये तो 35 हो जाएगा, और 35 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 0.25 भाग 0.0025 गुणा 0.025 गुणा 2.5, इसको आपको साथियों कैलकुलेट करके मुझे बताना है। अब सबसे पहले भाग है तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 0.25 ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे साथ 0.0025। अब एक काम आप ये करिए, इस पॉइंट को हटाइए, 2 नंबर के बाद है ना तो 2 0 लगा लीजिए। अब क्या करिए, इस पॉइंट को हटाइए, 4 नंबर के बाद 0 है ना तो 4 0 लगा लीजिए, यही होता है। अब क्या करें, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका 25 गुणा 100 यानी कि 2500 ऊपर आ जाएगा, और नीचे सिर्फ और सिर्फ 25 आ जाएगा। कट करोगे तो साथों यहाँ पर 100 आ जाएगा, यानी कि इस पूरे का मान तो 100 निकलेगा, है ना। यानी कि अब क्या होगा साथों 100 गुणा, अब इसको आप एक काम करो, इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए, है ना, या एक काम करिए, जब इसको पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना 0 आ जाएगा, 3 0 आ जाएगा, और कट करोगे तो साथियों फिर 1 0 आ जाएगा, यानी कि कितने 0 हो गए टोटल मिला के साथियों 4 0 आ गया। और इधर क्या आ जाएगा फिर 25 गुणा 25 आ जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं साथियों 25 गुणा 25 625 होता है, बटे में कितना है, बटे में 100 है, 2 0 हटाएंगे, 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 6.25 आएगा। तो 6.25 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए और बताइए सवाल का जवाब क्या होगा आपका। यानी कि राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ, वास्तविक उत्तर कितना होना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए साथियों वो संख्या क्या हो गई, है ना, वो संख्या साथियों क्या हो गई, वो संख्या हम x मान लेते हैं, तो है ना। तो अगर बात करें साथियों होना क्या चाहिए थी, 2 से गुणा करना थी, यानी कि इस संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x बन जाएगा, लेकिन उसने इस संख्या को 2 से भाग कर दिया, यानी कि कर क्या दिया x/2 कर ये दिया, है ना, कर ये दिया, ये आप लोग कुल मिला के याद रखेंगे। चलिए तो उत्तर क्या प्राप्त हुआ साथियों 2, यानी कि जब इसकी ऐसा करना था उसने ये कर दिया तो उत्तर उसे 2 प्राप्त हुआ, यानी कि x का मान क्या होगा 2 की गुणा 2 से हो जाएगी, बराबर लगाए क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, यानी कि x बराबर आपका हो गया साथियों 4, है ना, 2 की गुणा 2 से। तो बस आप इसको ये बना लीजिए, यानी कि x का मान 4 है तो 4 गुणा 2 आ जाएगा, यानी कि 8 आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 जिनका आंसर है मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है साथियों। क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इस क्लास को एक बार लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। उसके बाद देखिए करके लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु की 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुना थी। उसके पिता की वर्तमान आयु आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। चलिए देखिए लीमा के पिता की आयु की साथियों जब हम बात करते हैं, मान लीजिए लीमा की वर्तमान आयु कितनी है साथियों x होगी, है ना, तो उसके पिता की आयु लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु की 4 गुनी है, तो पिता की आयु 4x होगी और तो लीमा की आयु x होगी। ये लीमा की आयु हो गई, है ना, और ये साथियों उसके पिताजी की आयु हो गई। तो अब उसके बाद कहा जा रहा है कि 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुना थी। 4 वर्ष पहले
पिता की आयु कितनी होगी 4 वर्ष, हमने 4 माइनस कर दिया। 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, उसकी आयु x है, 4 वर्ष पहले उसकी आयु ये होगी। कह रही है उसकी आयु की 6 गुना है तो गुणा 6 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैलकुलेट करके आप x का मान निकालिए सबसे पहले, और फिर उसके पिता की वर्तमान उम्र हम बहुत आराम से निकाल देंगे। वर्तमान उम्र उसकी ये है 4x, x का मान निकालेंगे, उसमें 4 की गुणा कराएंगे, आपको पिता की आयु निकल आएगी बहुत आराम से। देखिए अब 6 की गुणा करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, माइनस 6 चौक 24 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा साथियों, इधर आपका 4 कॉमन लेके देखे साथियों, 4 कॉमन, या एक काम करो 4 कॉमन मत लो, 4x माइनस 4, देखिए 6x है, 4x उधर है, प्लस का इधर आएगा साथियों, माइनस का हो जाएगा, है ना। अब ये 4 है, माइनस का ये 24 है, इधर आएगा तो सातों प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेगा 20 बराबर ये बचेगा कितना 2x बचेगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो साथियों उसके पिता की आयु 40 हो जाएगी और लीमा की आयु 10 हो जाएगी, यानी कि 40 वर्ष कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2400 और 1810 को विभाजित करने पर शेषफल 6 और 4 प्राप्त होता है। तो इसको करने के लिए देखिए, अगर मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है इन ऑप्शन में से, जिसको अगर 2400 है ना, 2400 को मतलब इस संख्या से अगर 2400 को विभाजित किया जाता है, 2400 से विभाजित किया जाए, 2400 को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 बचता है। तो एक काम करिए, शेषफल का लफड़ा है, शेषफल ही घटा दीजिए। 2400 में से 6 जब आप घटाएंगे तो 2394 बचेगा, ठीक है, 2393 लिख दिया, 2300 कितना बचेगा 794 बचेगा। और 1800 को जब विभाजित करते हैं तो 1810 में से 4 बचता है, तो 1810 में से साथियों 4 आप क्या कर दीजिए घटा दीजिए, यानी कि 1806 बचेगा। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को आप है ना, इन दोनों की अगर बात करें आप लोग निकाल दीजिए, HCF निकाल कर देखते हैं साथियों क्या आता है यहाँ पर। तो एक तरीके से अगर बात करें हम लोग 2394 1806 की अगर बात करें, HCF निकालेंगे तो आपको बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी। LCM निकालेंगे छोटी से छोटी संख्या मिलेगी। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 सत्ते 14 और 2 नीम 18, 0 आ गया, 2 3 6 आपका हो गया। 3 से कट करें तो 3 3 9 हो गया, 3 नीम 27 हो गया, 3 नीम 27 हो गया, 3 3 9 0, 3 एकम 3 हो गया। 3 से अगर कट करें क्या साथियों, है ना, देखिए जरा 3 से ये कट होगा, देखिए जरा 3 से तो ये कट नहीं हो रहा है ना। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी साथियों यहाँ पर नहीं कटेगा, ये साथियों 7 से कट जाएगा, है ना। तो ये 7 से कटेगा, इसको 7 से काटने की कोशिश यहाँ पर हम लोग करते हैं। देखिए 7 पंजे 35 हो जाएगा, 4 बचेगा 49, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 जाएगा, 7 तियां आपका 21 हो जाएगा। तो कुल मिला के 2 तियां 6, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, यानी कि 42 हमें जो प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या 42 होगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके 200 से 1000 के बीच ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरीके से विभाजित हैं। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए, पूछा आपसे जा रहा है कि 200 से 1000 के बीच साथियों कितनी संख्याएं हैं, तो मैं कहूंगा 1000, है ना। और साथियों ऐसे दूसरी संख्या यहाँ पर लिख लूंगा 1200, ऐसे ऐसे लिख लिया। 7 से कह रहे हैं तो साथियों इसको 7 से भाग करो और इसको 7 से भाग करो, जो आए उन दोनों को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर 7 से इसको साथियों हम करते हैं तो क्या आता है, 7 एकम 7 आ जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, 7 चौक आपका 28 आ जाएगा, 2 बचेगा, 7 तियां 21 तो नहीं होगा, 7 दूना 14, यानी कि 142 आ गया पूरा पूरा, तो 142 लिख लिया। इसको कट करेंगे तो 7 दूना 14, 6 जाएगा, 7 7 49, 7 8 56, 28 आ जाएगा, तो 28 आ जाएगा। अब इन दोनों को सातों घटा लो, आपका आंसर वही होगा, है ना। तो 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, सातों 4 बचेगा, अब ये 13 हो जाएगा, 13 में से 2 जाएगा, 11 बचेगा, यानी कि 114 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि कहा जा सकता है कि 200 से 1000 के बीच ऐसी 114 संख्याएं होंगी जो 7 से पूरी तरीके से विभाजित होंगी। उसके बाद देखिए साथियों, अब यहाँ पर 10 सवाल तो हो चुके हैं साथियों आपके मैथमेटिक्स के, लेकिन अब उसके बाद साथियों हम लोग यहाँ पर 10 सवाल देखेंगे इंग्लिश के। आप इंग्लिश मजबूत करना चाहते हैं तो इन सवालों को जरूर देखिए। कह रहे कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इन चारों में से किसकी स्पेलिंग आपको गलत लग रही है साथियों, मुझे बता दीजिए। देखिए इंपरेटिव की स्पेलिंग यहाँ पर बिल्कुल सही लिखी हुई है, और इंपरेटिव का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इंपरेटिव का मतलब होता है अनिवार्य, यानी कि कंपलसरी।
एक्सेप्शनल की अगर बात करें तो एक्सेप्शनल में दिक्कत लग रही है, पता क्या होना चाहिए, EXCEPTION होना चाहिए, तो टी यहाँ पर साथियों आना चाहिए। तो एक्सेप्शनल की स्पेलिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, गलत हो जाएगी तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा इंटीग्रेटेड की स्पेलिंग भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्या इंटीग्रेटेड की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, और इंटेंसिफी की अगर बात करें इसकी भी बिल्कुल स्पेलिंग सही है। तो कुल मिला के आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, इसका मतलब क्या होता है साथियों, असाधारण है ना, एक होता है साधारण है, एक होता है असाधारण, तो वही एक्सेप्शनल होता है, असाधारण। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहा जा रहा है, कह रहे द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज यू आंसर। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यहाँ से आपका शुरू होता है, नाइदर ऑफ देम हैव, यहाँ पर अब एक है ना अलग से, एनी एक्सपीरियंस यहाँ पर है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपको बताने की इसमें से दिक्कत आपको कहाँ पर लग रही है बताइए। तो देखिए नाइदर ऑफ देम हैव यहाँ पर लिखा हुआ है ना, और मैं साथियों आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी भी अगर साथियों आइदर आ जाए, जैसे कि यहाँ पर नाइदर है, आइदर आ जाए या नाइदर आ जाए, इसके साथ है ना सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है, लेकिन यहाँ पर साथियों प्लरल आई है, इसलिए यहाँ पर हैज का इस्तेमाल होगा, हैव का इस्तेमाल नहीं होगा। तो दिक्कत कहाँ पर है साथियों, दिक्कत आपकी यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है, मार्क ऑफ सब्सटेंस दैट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव। तो कुल मिला के अगर साथियों बात करें, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मतलब मार्क एट सब्सटेंस दैट इम्पॉसिबल टू रिमूव, यानी कि कोई ऐसी चीज मार्क बना देना, लिख देना जिसको मिटाना नामुमकिन हो, उसको पता क्या कहा जाएगा, इनडेलिबल कहा जाएगा। साथियों इनडेलिबल आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि वास्ट का आपको बताना है साथियों के एंटोनिम यहाँ पर क्या होता है साथियों, वास्ट का। तो वास्ट की अगर बात करें, वास्ट का मतलब क्या होता है साथियों, बहुत बड़ा, यानी कि वास्ट को हम लोग कह सकते हैं विशाल। इसका एंटोनिम्स क्या होगा साथियों, स्मॉल, स्मॉल मतलब होता है साथियों छोटा। तो कुल मिला के आंसर आपका बी होगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि एप्रोप्राइट एंटोनिम ऑफ द साथियों ब्लिस की अगर बात करें, तो ब्लिस का आपको एंटोनिम यहाँ पर साथियों फटाफट बताना है। तो अगर बात करें ब्लिस की, अगर बात करें ब्लिस का मतलब होता है आनंद, क्या इसका मतलब होता है साथियों, आनंद इसका मतलब होता है, ब्लिस का मतलब, अब इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो दुखी हो जाएगा। दुखी का यहाँ पर कौन सा इंग्लिश मीनिंग है, मैं कहूँगा सौरो है, तो सौरो आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम हैविंग द गिफ्ट ऑफ द गैप। तो कुल मिला के अगर बात करें, इस इडियम का मतलब आपको यहाँ पर बताना है, हैविंग द गिफ्ट ऑफ गैप, यानी कि जो बोलने में कुशल होता है, क्या साथियों, कुछ लोग होते हैं ना बोलने में कुशल, तो उसको ही साथियों कहा जाता है, उसके लिए ये है। तो कुल मिला के आपको बताना है किस ऑप्शन की इंग्लिश बोलने में कुशल है, हैज़ द बेस्ट गिफ्ट नहीं, पसेसिव इन नेचर नहीं, नॉट रेडी टू शेयर बिलोंग्स नहीं, टॉक्स वेल एंड परसुएसिवली। तो मैं कहूँगा ये आपका जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको बताने कौन से वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पर साथियों गलत है। तो बताइए कौन से वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, इन्फ्लुएंस की स्पेलिंग ये सही नहीं लग रही साथियों, यहाँ पर ई आना चाहिए, ए नहीं आएगा साथियों, यहाँ पर ई आएगा, ये वर्ड गलत है, गलत है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अब आपको बताने के खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा, सुनंदा रिकलेक्ट्स मी ऑफ माई स्कूल फ्रेंड होम आई हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स। रिकॉल्स आएगा, रिमाइंड्स आएगा, यहाँ पर साथियों रिमाइंड्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपका रिमाइंड्स आना चाहिए, और रिमाइंड्स आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, रिमाइंड्स मतलब होता है याद दिलाना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज, क्या साथियों, ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि एक ऐसी चीज जो अब नहीं इस्तेमाल हो रही है, जो आउट ऑफ डेट हो चुकी है ना, जिसका इस्तेमाल कम हो चुका है या नहीं इस्तेमाल हो रही है, उसको क्या कहा जाएगा साथियों, मुझे बताइए। उसको ऑब्सोलेट कहा जाएगा, क्या ऑब्सोलेट कहा जाता है, कहते नहीं ये फैशन से बाहर हो गई तो ऑब्सोलेट कहते हैं उसको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि द कंपनी इंटर्ड द इंडियन मार्केट वेरी लेट बिकॉज दे डिड नॉट गेट ए कन्फॉर्मिटी पार्टनर। अब आपको बताने की इस खाली जगह में साथियों कौन सा वर्ड आ जाएगा, मुझे बताइए। चलिए, तो कंपेटिबल आ जाएगा साथियों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कंपेटिबल आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।